151 कह रहे हैं 151 में आपके पास टू वेक्टर्स a एंड b आर सच दैट a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 6। दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स बता दिए आपको a और b के, और पूछ क्या रहे हैं आप सब इस सवाल में, ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स हमने आपको बता दिए हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। आओ निकालते हैं। देखो दो वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के दरमियान जो एंगल आ रहा है उसका कॉस। और ये बात हमें याद होनी चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें दो वेक्टर्स जो हैं मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर देते हैं वो कहलाता है कि स्केलर क्वांटिटी। आओ जरा इसमें वैल्यूज पुट करें। ए का मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है 4, बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 6, और कॉस थीटा क्या लगाएं सर, इतनी बड़ी बड़ी चीज गिवन है कि भाई ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है, पैरेलल हैं, तो कॉस की जगह क्या लग जाएगा हमारे पास 0। तो cos 0 बराबर होता है 1 के, 4 6 होता है 24। तो आंसर हमारे पास ले देखिए क्या आ गया, ऑप्शन सी विच इज 24। 152 कह रहे हैं विच स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बी नेगेटिव व्हेन टू वेक्टर्स आर। स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिव कब आएगा, आओ चेक करते हैं। व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल। देखो स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास किस पे डिपेंड करता है, अगर हम देखें थोड़ा सा तो स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ए डॉट बी बराबर होता है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के दरमियान जो एंगल आ रहा है उसका कॉस। तो अब आपके पास इन दोनों वेक्टर्स के बारे में ये नहीं कहा कि ये दोनों नेगेटिव हैं, हाँ इनके दरमियान जो एंगल है उनकी कंडीशंस दी हुई हैं। ठीक है, आओ जरा उनकी कंडीशंस देखते हैं। पहले में कह रहे हैं कि आपके पास पैरेलल होंगे, पैरेलल का मतलब थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और cos 0 बराबर होता है 1 के, पॉजिटिव 1, जिसका मतलब यहां से तो आंसर नेगेटिव आ ही नहीं सकता, तो ये तो कट गया। नॉर्मल, नॉर्मल में नॉर्मली हमारे पास जो एंगल होता है वो 90 डिग्री हो जाता है, और cos ऑफ 90 बराबर होता है 0 के, तो यहां से भी आंसर नेगेटिव नहीं हो रहा। सी में करें एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब होता है दोनों एक दूसरे के आमने सामने जरूर हो लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या एंगल बनाने लग जाएंगे, 180 डिग्री। और cos ऑफ 180 डिग्री जब आप निकालते हो तो cos ऑफ 180 डिग्री बराबर आता है -1 के, जिसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव आंसर पहुंच गया, अप्रोच कर लिया हमने। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर हमारे पास, एंटी पैरेलल। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, एंटी पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है डिक्रीजिंग द सेपरेशन ऑफ टू पॉजिटिव चार्जेस बाय 1/2 विल कॉज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन टू चेंज बाय। ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन, ये हम लोगों को समझाया था कूलम भाई ने। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाता है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग। कूलम लॉ ने ये बात का समझाई कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन होती है वो एक्चुअली आपके पास बराबर होती है के, जो कि कहलाता है कूलम्स कांस्टेंट। Q1 पहला चार्ज, Q2 दूसरा चार्ज, इन दोनों के दरमियान फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, डिवाइड बाय आर स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द दोनों चार्जेस के दरमियान फासला कितना है। अब इन्होंने क्या कहा, कह रहे डिक्रीजिंग द सेपरेशन ऑफ टू पॉजिटिव चार्जेस बाय 1/2। अभी जो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो चार्जेस थे उनके दरमियान फोर्स थी ये, अब वो फोर्स ये नहीं रही, अब वो फोर्स हो गई लेट से एफ डैश। क्यों, क्योंकि हमने कुछ इनके अंदर चेंज किया है। क्या चेंज किया है, Q1 को चेंज नहीं किया, Q2 को चेंज नहीं किया, हाँ हमने R को हाफ कर दिया और उस पर तो लगा होता है स्क्वायर। जब आपने R को हाफ किया इसके बाद ये जो स्क्वायर है अपॉन में आपके पास ये 4 बनेगा 2 का, और ये ऊपर चले जाएगा सबसे टॉप पे, नीचे रह जाएगा R स्क्वायर। जिससे मुझे क्या पता चला, सर ये तो ओरिजिनल फोर्स थी हमारी, पहले भी तो यही थी, तो अब हमारी जो फोर्स आई नहीं वो एक्चुअली पहले के मुकाबले में कितनी हो गई, 4 गुना हो गई, विच विल मेक इट 4 टाइम्स। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ए 4 टाइम्स। 154 154 में कह रहे हैं फाइंड द फोर्स बिटवीन 2 कूलम एंड -1 कूलम, यानी कि मेरे पास दो चार्जेस हैं मान लेते हैं, एक पॉजिटिव और एक हमारे पास है नेगेटिव। एक है 2 कूलम का जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव है वो है -1 कूलम का। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी हम लोगों को गिवन है, वो डिस्टेंस को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं और वो डिस्टेंस है हमारे पास 1 मीटर। और इन दोनों के दरमियान जो मीडियम है वो भी बता दिया इन्होंने, एयर, यानी कि कुछ भी नहीं, एक तरीके से कुछ नहीं होता तो हवा ही होती है हमारे पास। अब बताओ फोर्स कितनी लगेगी। इस फोर्स को जो कि अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स होती है दो चार्जेस के दरमियान, इसको कैरेक्टराइज करते हैं हम लोग कूलम्स लॉ से। कूलम लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स का फॉर्मूला होता है दैट इज के, कूलम्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 9 एक्सपोनेंट 9, Q1 Q2 दोनों चार्जेस डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। आओ जरा वैल्यूज पुट करते हैं। K की वैल्यू हमारे पास है 9 एक्सपोनेंट 9, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखें Q1 जो कि पहला चार्ज है, पहले चार्ज की जो वैल्यू है हमारे पास वो इन्होंने दे दी 2 कूलम, वो भी पॉजिटिव के साथ। दूसरे की आ गई -1, ठीक हो गया,
डिवाइड किससे करना है इसको उठा के हम लोगों ने, आर से। आर है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है हमारे पास 1 का स्क्वायर। तो अगर हम देखें कुछ ज्यादा खास मल्टीप्लिकेशन नहीं है इसमें, माइनस और 9 2 से कितने हो जाएंगे हमारे पास 18 एक्सपोनेंट 9, और आगे आपके पास क्या आ जाएगा यूनिट न्यूटन, क्योंकि फोर्स का यूनिट होता है हमारे पास न्यूटन, विच विल मेक द करेक्ट ऑप्शन टू बी सी। अच्छा जी, 155 155 इज सेइंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, चार्ज रुका हुआ है। तो यहाँ पे छोटा सा अपने जहन में बेटा ये कॉन्सेप्ट बिठाना, कोई से भी चार्ज जो होते हैं आपके पास, कोई से भी चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, एक चार्ज अगर रेस्ट में होता है तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक तो लाजमी एग्जिबिट करता है कि वो आपके पास दूसरे चार्ज को या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है या उसको क्या कर सकता है, रिपेल कर सकता है। यानी कि अगर सेम नेचर का चार्ज हुआ तो अट्रैक्ट करेगा, ऑपोजिट नेचर का चार्ज हुआ तो रिपेल करेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक चार्ज अगर मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ रखा और दूसरा तुम्हें बोला अपने घर पे उठा के रख लो, और ये दोनों चार्जेस अगर आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव हैं तो क्या ये अट्रैक्ट करेंगे? नहीं सर, इतना दूर है, ये कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? तो इसका मतलब इनको एक दूसरे की रेंज में भी तो होना चाहिए। उस रेंज को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जगह जहां तक एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे चार्ज रुका हुआ हो चाहे भाग रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, दोनों केसेस में एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर यही चार्ज मूव करने लग जाएगा तो ये जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो भी साथ साथ क्या करने लग जाएगी, ऑसिलेट, और उसकी वजह से उसके अराउंड एक ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, जो कि हमारे पास परपेंडिकुलरली जनरेट होती है। खैर डायग्राम तो मेरी बहुत ही खराब बनी है, बट अगर चार्जेस रुके हुए हैं, हम लोगों ने जो सेंस लेनी है जो इस सवाल से, अगर चार्जेस रुके हुए हैं तो रुके हुए चार्जेस के दरमियान सिर्फ एक फील्ड एग्जिस्ट करती है और वो होती है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर चार्ज मूव कर रहा है तो मूव करते हुए चार्ज के दरमियान दो फील्ड्स एग्जिस्ट करने लग जाती हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। चूंकि हमारे सवाल में चार्ज रेस्ट पे था तो सिर्फ कौन सी फील्ड एग्जिस्ट करेगी हमारे पास, ऑप्शन बी, ओनली एन इलेक्ट्रिक फील्ड। 156 पूछ रहे हैं कूलम्स लॉ इज एम्प्लॉयड इन, कूलम्स लॉ किस में काम आता है? भाई कूलम्स लॉ ने हमें ये सिखाया था, उसने वो ये बोला था कि जब दो चार्जेस होते हैं आपके पास, चाहे वो कोई से भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जब भी आपके पास दो चार्जेस होते हैं तो या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। भाई कोई ना कोई फोर्स लगाएंगे ना एक दूसरे के ऊपर, लेकिन ये वो चार्जेस जो कि पॉइंट चार्जेस हैं, जो रुके हुए एक जगह पे, अगर ये रुके हुए हैं तो इसका मतलब वी आर एक्चुअली स्टडीइंग इन दिस टॉपिक अबाउट चार्जेस एट रेस्ट। तो इफ चार्जेस आर एट रेस्ट तो दे विल wholly go into the branch of electrostatics। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। ठीक है, तो कूलम्स लॉ एक्चुअली आपके पास सिर्फ और सिर्फ किस पे अप्लाई होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। 157 कह रहे हैं इफ टू चार्जेस आर इंक्रीज्ड बाय 2 times देन फोर्स, तो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है भाई वो आपके पास कैरेक्टराइज की जाती है कूलम्स लॉ से। कूलम लॉ ये कहता है कि भाई दो चार्जेस होंगे Q1 और Q2, उनके दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट करेगी वो बराबर होगी K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब मैंने कहा भाई अभी जो मेरे पास चार्जेस थे वो ये दोनों थे, ठीक है। अगले केस में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा अब आप क्या करो, इन चार्जेस को दुगना कर दो। इफ दीज टू चार्जेस आर इंक्रीज्ड बाय 2 times, आओ करके देखते हैं कि फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। तो पहला चार्ज भी क्या हो गया, दुगना हो गया अपने इसके मुकाबले में, दूसरा चार्ज भी क्या हो गया, दुगना हो गया। पर डिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ा इन्होंने, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। 2 और 2 हो गए 4, बाकी जो हमारे पास वेरिएबल्स बच गए वो आ गए K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर विच वाज एक्चुअली इक्वल टू आवर ओरिजिनल फोर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब तुम चार्जेस को डबल कर दोगे तो हमारी फोर्स जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगी, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो। तो आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पे, इंक्रीज 4 times। 158 पूछ रहे हैं द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ टू कोहेरेंट बीम्स दैट द पाथ डिफरेंस शुड बी। आपका पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? देखो इंटरफेरेंस की एक कंडीशन है हमारे पास कि भाई दोनों वेव्स जो कि इंटरफेयर करने जा रही हैं आपके पास, उनके दरमियान इंटरफेरेंस करने के लिए कुछ ना कुछ आपके पास पाथ डिफरेंस होना लाजमी है। आओ जरा इसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए देख लेते हैं कि कितना पाथ डिफरेंस होना लाजमी है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की डेफिनेशन अगर हम सोचें तो वो डेफिनेशन हमारे पास हमसे कहती है कि अगर दो वेव्स कुछ इस तरह से सुपर इम्पोज हो कि एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट के ऊपर आ जाए और एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ के ऊपर आ जाए, तो ऐसे केस में इन दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो एडअप हो जाता है और ये कहलाती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अगर आप देखो,
इन दोनों वेव्स के जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, इन दोनों के दरमियान कोई खास फर्क नहीं है, दोनों एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, विच मीन्स के इनके दरमियान जो पाथ डिफरेंस हो गया वो है ही नहीं, कुछ भी कोई पाथ का फर्क ही नहीं आ रहा। तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया हमारे पास? जीरो। ठीक हो गया। अगर ये पाथ डिफरेंस हमारे पास जीरो है, ठीक है, तो ये तो हो गई पहली कंडीशन। क्या जरूरी है कि पहले क्रस्ट के ऊपर ही लाया कर रहा हो सकता है कि हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन बने कि दूसरे क्रस्ट के ऊपर आपके पास क्रस्ट आके लाया कर जाए और ट्रफ आके लाया कर जाए। अब ऐसे केस में अगर हम देखते हैं तो पाथ डिफरेंस जो है वो किसके बराबर जाता है? यहाँ पे पहली वेव ने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, सेकंड यहाँ पे आई है। अब सेकंड और फर्स्ट वेव के दरमियान जो खास फासला खाली रह गया या जो फर्क आ रहा है हमारे पास इनके पाथ्स के दरमियान, वो आपके पास आ रहा है इतना, which is known as the length of a wave or wavelength lambda। तो यहाँ से पाथ डिफरेंस कितना आ गया? लैम्डा। एक और कंडीशन भी बन सकती है, हो सकता है कि हमारे पास दूसरे क्रस्ट से भी ना हो रही हो, तीसरे क्रस्ट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही हो। अगर तीसरे क्रस्ट पे हो रही होगी तो यहाँ पाथ डिफरेंस कितने बन जाएंगे? तकरीबन 2 लैम्डा के बराबर, क्योंकि दो क्रस्ट के बाद जाके स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम एक कंडीशन बनाना स्टार्ट करें, फॉर एग्जाम्पल इस जीरो को अगर मैं लिख दूं भाई ये जीरो लैम्डा है, इस लैम्डा को मैं लिख दूं ये 1 लैम्डा है, तो आप देखते जाओ ना यार, पाथ डिफरेंस या तो 0 लैम्डा आ रहा है, या 1 लैम्डा आ रहा है, या 2 लैम्डा आ रहा है। अगली कंडीशन क्या हो जाएगी? 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा एंड सो ऑन। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस की जो जनरल कंडीशन होती है वो होती है एम लैम्डा, जहां पे एम आपके पास कोई सा भी होल नंबर हो सकता है। एम कुड बी 0, 1, 2 और सो ऑन। तो अब बताएं कि आंसर क्या बना? तो यहां से हमारे पास आंसर बन जाता है फिर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। नहीं, लैम्डा बाय 2 सर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, यस, सिर्फ लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है जी, ना ही ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ना ही इवन इंटीग्रल मल्टीपल। चले जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 159। 159 में कह रहे हैं द इंटरफेरेंस फ्रिंज स्पेसिंग डिपेंड्स अपॉन। अकॉर्डिंग टू यंग, जो आपके पास ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बन रही थी उनकी जो थिकनेस होती है हमारे पास, उनकी जो थिकनेस होती है वो थिकनेस आपके पास कहलाती है फ्रिंज स्पेसिंग। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट हमने फ्रिंज स्पेसिंग को बकायदा ड्राइव किया था कि वो किसके बराबर आती है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट फ्रिंज स्पेसिंग हमारे पास बराबर आती है लैम्डा एल ओवर डी, जिसमें डेल्टा वाई तो रिप्रेजेंट कर रही है फ्रिंज स्पेसिंग को। ठीक है, डेल्टा वाई तो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है फ्रिंज स्पेसिंग को। ये जो लैम्डा है ये तो तकरीबन सभी जानते हैं कि ये किसको रिप्रेजेंट करती है? हमारे पास वेवलेंथ को। एल जो है ये कहलाता है लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। ठीक है, और उसके अलावा ये जो डी है ये कहलाता है हमारे पास बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, सॉरी। ठीक है, सिर्फ जो दोनों स्लिट्स हैं वो एक दूसरे से कितना दूर है। अब आप देख लो कि इन तीनों में से जो चीज मेंशन होगी उसको हम आंसर मान लेंगे। इन तीनों में से वेवलेंथ मेंशन है, सर ये आंसर आ गया। बी, सर डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन एंड कोहेरेंट सोर्सेज भी गिवन है, कोहेरेंट सोर्सेज हम स्लिट्स को कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, और सी सेपरेशन बिटवीन द सोर्सेज भी गिवन है। सर तीनों चीजें तो आ गई, तो इसका मतलब आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे फिर हमारे पास? ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं कि स्लिट्स या सोर्सेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है दैट इज कंसिडर्ड एज डी। 160। 160 में कह रहे हैं हमारे पास द कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स इज रिवर्स्ड बिकॉज ऑफ। ऐसा क्या होता है थिन फिल्म्स के अंदर जिसकी वजह से कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस रिवर्स हो सकती हैं? देखिए ये बात याद रखिएगा कि आपके पास थिन फिल्म्स के अंदर जो कंडीशंस होती है इंटरफेरेंस की, नॉर्मली हमने पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होती है एम लैम्डा और डिस्ट्रक्टिव के लिए होती है हमारे पास एम प्लस हाफ लैम्डा। बट ये होती है नॉर्मल वेव्स, नॉर्मल सिनेरियोज में। अगर हमारे पास सिनेरियो कुछ इस तरह से आ जाए कि थिन फिल्म के अंदर इंटरफेरेंस हो रही है तो उसमें हमारे पास जो कंडीशंस हैं वो रिवर्स हो जाती हैं। ये जो एम लैम्डा है ये चला जाता है डिस्ट्रक्टिव के लिए, सही है, और ये जो एम प्लस हाफ लैम्डा है ये चला जाता है कंस्ट्रक्टिव के लिए। और इसका जो होल रीजन है ये सब कुछ होने का वो है हमारे पास फेज रिवर्सल। चूंकि दोनों वेव्स जो कि इंटरफेयर कर रही होती हैं आपके पास वो दोनों एक दूसरे से एग्जैक्टली 180 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन पे होती हैं, इसलिए इसकी फेज रिवर्सल होने की वजह से जो इंटरफेरेंस की कंडीशन है वो भी हमारे पास रिवर्ट हो जाती हैं। ठीक है जी। 161। 161 कह रहा है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स डू नॉट एग्जिबिट और शो। इनमें से क्या काम नहीं कर सकती लॉन्गिट्यूडनल वेव? लॉन्गिट्यूडनल वेव की एक एग्जांपल है लेट्स से साउंड वेव।
साउंड वेव क्या नहीं कर सकती देखते हैं। क्या साउंड वेव रिफ्लेक्शन नहीं कर असर करती है? रिफ्लेक्शन तो यार हम आए दिन जो बात कर रहे हैं आपस में एक दूसरे से बैठ के, हम कमरे में बैठे हुए हैं तो हमारे कमरे के अंदर भी हमारा जो साउंड है वो दीवारों से रिफ्लेक्ट हो रहा है। रिफ्लेक्शन तो करती है साउंड वेव, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। रिफ्रैक्शन भी करती है। अगर कमरा बंद कर दो तो आपकी जो साउंड वेव है वो हमारे पास मीडियम चेंज करके भी ट्रेवल करके चली जाएगी, यानी कि वो एयर टू वॉल, वॉल टू एयर अगेन हमारे पास चली जाएगी, जिसका मतलब वो रिफ्रैक्शन भी कर रही है। और डायफ्रैक्शन, हाँ जी, साउंड की वेव्स बेंड भी हो सकती हैं भाई। तो क्या बचा? पोलराइजेशन। जी हाँ। तो आपके पास इसका मतलब सिंपली क्या हो गया, अगर हम यहाँ पे बात करें, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, तो आपके पास पोलराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स गो थ्रू कर सकती हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमारे पास गो थ्रू नहीं कर सकती। तो आप ये भी याद रखिएगा कि अगर आपने कभी चेक करना हो कि कोई वेव ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है, तो आप सिंपली क्या करें, उसको पोलराइजेशन के एक्सपेरिमेंट से गुजारें। अगर वो पोलराइज हो गई तो वो ट्रांसवर्स वेव होगी, नहीं हुई तो वो लॉन्गिट्यूडनल होगी। 162 कह रहे हैं द मैग्निफिकेशन ऑफ अ टेलीस्कोप इज गिवन बाय। आपके पास नॉर्मली जो टेलीस्कोप हम लोग यूज कर रहे होते हैं उसके अंदर भाई एक बेसिक सी अगर हम थोड़ा सा रिवीजन कर लें तो उसमें हमारे पास दो तरह के लेंसेज होते हैं। एक होता है लार्जर फोकल लेंथ का लेंस जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव, जिसको हम लोग सामने की तरफ रखते हैं या फिर इसको पॉइंट कर देते हैं तारों की तरफ या बाहर की तरफ जहां पे भी आपने चीजें देखनी है। और उसके पीछे हमारे पास एक छोटी फोकल लेंथ का लेंस होता है जिसे हम कहते हैं आई पीस, जहां से हम अपनी आंख रख के देख रहे होते हैं चीजों को। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने मैग्निफिकेशन निकालनी है कि एक टेलीस्कोप मुझे कितना मैग्नीफाई करके दिखा रहा है, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला फोफी, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। 163 कह रहे हैं दी फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आर 100 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इट्स मैग्नीफाइंग पावर इन नॉर्मल एडजस्टमेंट इज। किसी भी टेलीस्कोप की अगर आपने मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। अब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव कितना गिवन है हम लोगों को? 100 सेंटीमीटर। इसको देख के मुझे ये भी पता लग रहा है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है क्योंकि पॉजिटिव में दिया हुआ है। ठीक है। और आईपीस का कितना गिवन है? 20 सेंटीमीटर। इसको देख के भी मुझे पता लग रहा है भाई पॉजिटिव में गिवन है तो ये भी एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है जी। 100 को 20 से डिवाइड कर दो तो जो आंसर हमारे पास निकल के आ जाता है दैट इज 5। जिसका मतलब ये जो मेरा टेलीस्कोप है ये कम से कम 5x इमेज बना के दे रहा है मुझे, एक 5 टाइम्स लार्जर इमेज बना के दे रहा है मुझे। ठीक है जी। 164 ये कह रहा है इन गलीलियन टेलीस्कोप द फाइनल इमेज फॉर्म्ड इज। गलीलियन टेलीस्कोप जो होता है इसमें जो फाइनल इमेज हमारे पास बनती है वो कौन सी होती है देखते हैं। देखो गलीलियन टेलीस्कोप एक ऐसे टेलीस्कोप है जिसका जो पहला लेंस है जिसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं वो होता है नॉर्मली एक कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। और जिसे हम आई पीस कहते हैं, आई पीस हमारे पास जो होता है वो आपके पास होता है कॉनकेव लेंस। तो जहां से हम देख रहे हैं वो एक कॉनकेव लेंस है। और कॉनकेव लेंसेज जो होते हैं वो आपके पास जनरली जो फाइनल इमेज बनाते हैं दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। 165 कह रहे हैं द लेंथ ऑफ गलीलियन टेलीस्कोप इज इक्वल टू। गलीलियन टेलीस्कोप एक ऐसा टेलीस्कोप है जिसमें जो दो लेंसेज यूज हो रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के तौर पे जो यूज हो रहा है वो एक कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को हम नॉर्मली पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। और आईपीस के तौर पे जो यूज हो रहा है वो एक कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस की जो हमारे पास फोकल लेंथ है उसको हम जनरली नेगेटिव कंसीडर किया करते हैं। तो जो लेंथ निकलती है टेलीस्कोप की जो कि यहाँ से यहाँ तक निकाली जाती है आपके पास, वो फिर बराबर हो जाती है हमारे पास एफ ओ माइनस एफ ई, ये नेगेटिव साइन कॉनकेव की नेगेटिव फोकल लेंथ होने की वजह से। तो आपके पास यहाँ से बनता है फॉर्मूला एल का एफ ओ माइनस एफ ई। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर हमारे पास? ऑप्शन बी। 166 166 में कह रहे हैं इन द टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप द सेंट्रल लेंस इज यूज्ड टू। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप एक ऐसे टेलीस्कोप है जिसका काम क्या है, बल्कि जिसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, उसमें तीन तरह के तीन कॉन्वेक्स लेंसेज लगे होते हैं। पहला, दूसरा जो कि सबसे छोटा होता है, तीसरा जो कि सेकंड साइज का होता है। तकरीबन खैर साइजेस मैटर नहीं करते इसमें, अभी फिलहाल जो हमने सवाल समझना है उसकी बात करते हैं। अब पहले से क्या होता है कि पहले से इन्फिनाइट से हमारे पास लाइट रेज आ रही हैं जो कि सारी की सारी आके कहीं ना कहीं फोकस पे हमारे पास आके मर्ज हो जाती हैं। इस पॉइंट पे ही हम कोशिश करते हैं कि सेकंड लेंस का भी फोकस आ जाए, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास जितनी भी लाइट रेज होंगी वो फिर हमारे पास आगे जाके यहाँ पे कहीं ना कहीं इमेज बनाएंगी। ये जो इमेज बनती है इस इमेज को फिर करेक्ट करता है या फिर और मैग्नीफाई करता है हमारे पास ये तीसरा लेंस।
ठीक है। तो ये जो दूसरा लेंस मैंने लगाया है, इस दूसरे लेंस का काम सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, हमारे पास ये जो इमेज हमारे पास इन्वर्टेड बन रही थी, इसको दोबारा से इरेक्ट कर देना। क्यों? इस इन्वर्टेड इमेज की ये एक और इन्वर्टेड फॉर्म बनाएगा। जब इस इन्वर्टेड इमेज की ये एक और इन्वर्टेड फॉर्म बनाएगा, तो वो इमेज हमारे पास दोबारा से क्या हो जाएगी, इरेक्ट हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 167 कह रहे हैं कंडक्टिविटी ऑफ अ सुपर कंडक्टर इज। देखो, सुपर कंडक्टर एक ऐसे कंडक्टर को कहते हैं जो सबसे अच्छा कंडक्टर है। सबसे अच्छा कंडक्टर मतलब जिसके अंदर आपके पास जितना हम सोच सकते हैं उतना करंट ट्रेवल कर सकता है और जरा सी भी रुकावट नहीं मिलेगी उसको, जरा भी उसके अंदर हमारे पास रेजिस्टेंस या किसी भी तरीके का लॉस नहीं आएगा। तो ऐसे कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है, फिर वो क्या हो जाती है हमारे पास, इन्फिनिटी, विच इज द मैक्सिमम कंडक्टिविटी पॉसिबल। 168 कह रहे हैं द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सुपर कंडक्टर इज। सुपर कंडक्टर एक ऐसे कंडक्टर को कहते हैं जो कि आपके पास सबसे अच्छा कंडक्टर है। नाम में उसकी डेफिनेशन है सुपर कंडक्टर, लाइक अ सुपरमैन। ठीक है। तो आपके पास सुपर कंडक्टर क्या कर रहा है, एक ऐसा कंडक्टर है जो कि आपके अंदर से मैक्सिमम तरीन करंट को गुजार सकता है, और ये करने के लिए लाजमी है कि उसकी रेजिस्टेंस सबसे कम हो। तो लेट्स चूज दी ऑप्शन। सबसे कम क्या हो जाएगी हमारे पास, फिर डी, नियरली जीरो। वैसे थियोरेटिकली तो आपके पास कहा जाता है कि सुपर कंडक्टर्स जो हैं उनकी रेजिस्टेंस होती है जीरो। अच्छा, अब ये करते कैसे हम लोग, बात ये कि ये पॉसिबल कैसे बनाते हैं। इसको पॉसिबल बनाने के लिए हम लोग करते क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक छोटा सा आप कॉन्सेप्ट समझें, एक कंडक्टर कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर करता क्यों है, क्योंकि जनरली कंडक्टर्स हैं सॉलिड्स, उनके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। जब वाइब्रेट कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि वो आने जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को कहीं ना कहीं तो टकरे देंगे। तो अगर मैं इनकी वाइब्रेशन ही रोक दूं, इन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ही रोक दूं, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट रोकेगी कैसे सर, टेम्परेचर लो करते चले जाओ, क्योंकि मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं एटमॉस्फेयर की थर्मल एनर्जी को यूज करते हुए। आप अगर टेम्परेचर लो करते चले जाएं, करते जाएं करते जाएं करते जाएं टू द लोवेस्ट टेम्परेचर पॉसिबल, और वो लोवेस्ट टेम्परेचर जो पॉसिबल है वो कौन सा होता है हमारे पास, एब्सोल्यूट जीरो। उस टेम्परेचर के ऊपर जितना भी मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेट करना ही छोड़ देता है, वो मूव करना ही छोड़ देता है आपके पास। उससे क्या फायदा होगा कि अब जो है आपके पास रेजिस्टेंस नियरली जीरो हो जाएगी, या तक जीरो ही हो जाएगी हमारे पास। ठीक है। तो 168 का आंसर हो जाता है डी, नियरली जीरो। 169 पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स कंटेन। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स में क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट, एक मेटल, मेटल जो है आपके पास कोई सा भी उठा लो, मेटल्स में नॉर्मली क्या होता है कि मेटल्स के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। फॉर एग्जांपल थर्ड शेल तक इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। फर्स्ट में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब एक मेटल जो है या तो फर्स्ट डे से होगा, या वो सेकंड डे से होगा, या वो थर्ड डे से होगा। ठीक है, इन तीनों में से एग्जिस्ट कर रहा है। अगर वो फर्स्ट डे से है तो उसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर वो सेकंड डे से है तो उसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो थर्ड डे से है तो उसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, प्लस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि वो डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं उनको। अब अगर एक है, दो है या तीन है, जिसका मतलब हमारे पास आखिरी शेल में लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके ऊपर इतनी ज्यादा फोर्स नहीं लग रही फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो आपके पास एक मेटल में या एक कंडक्टर में दोनों तरह के इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ये देखो, ये आ गए बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये जो फर्स्ट और सेकंड शेल वाले होंगे ये हो जाएंगे बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, और जो थर्ड वाले हो जाएंगे इन्हें हम क्या कहेंगे, आपके पास लूज इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट और सेकंड वाले हो जाएंगे हमारे पास बाउंड, और अगले हो जाएंगे हमारे पास लूज। लूज वालों को आप एक और नाम दे सकते हो भाई, फ्री है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बोथ फ्री एंड बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। 170 170 में कह रहे हैं द सॉलिड्स फॉर विच द गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज स्मॉल। देखें, यहाँ पे जो आपके पास सवाल गिवन है ये इस टॉपिक से रिलेट करता है। द टॉपिक इज नोन एज बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स हमें ये बताती है कि नॉर्मली जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनका जो आखिरी शेल होता है जिसको हम कहते हैं वैलेंस बैंड, नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास उसमें एग्जिस्ट कर रहे होते हैं एक नॉर्मल स्टेट के अंदर। ठीक है जी, और उसको ग्राउंड स्टेट भी कह देते हैं केमिस्ट्री में हम लोग कभी कभार। अब क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप एनर्जी दोगे तो ये अपने एक हायर लेवल में चले जाएंगे जिनको आप कहते हो कंडक्शन बैंड। अब नॉर्मली आपके पास ये जो वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड है, इसका जो गैप है इसको आप कहते हैं फॉरबिडन गैप। ठीक है, तो आपके पास ये जो फॉरबिडन गैप है ये डिसाइड करता है कि सॉलिड किस टाइप का होगा। अगर ये फॉरबिडन गैप है ही नहीं, तकरीबन आपके पास समझ लें कि इस फॉरबिडन गैप की वैल्यू नियरली जीरो है, तो फॉरबिडन गैप की वैल्यू नियरली जीरो होने के मतलब कि इलेक्ट्रॉन फौरन से जंप कर जाएंगे, उनको बहुत कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी जाने के लिए। तो वो आपके पास कहलाते हैं कंडक्टर्स, अच्छे कंडक्टर्स, क्योंकि उनमें फॉरबिडन गैप ना होने के बराबर, तो वो इजीली जंप करके जा सकता है। अगर यही फॉरबिडन गैप आपके पास
तकरीबन तकरीबन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, यानी कि थोड़ा सा बढ़ गया, तो ऐसे केस में हमारे पास जो मटेरियल बनता है वो कहलाता है सेमीकंडक्टर। ठीक है। और लास्ट केस, अगर ये फॉरबिडन गैप काफी बड़ा हो गया, यानी कि अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी बड़ा चला गया, तो ऐसे केस में हम लोग ऐसा जो मटेरियल बनता है उसे हम कहते हैं इंसुलेटर, यानी कि इसको तो एनर्जी देते रहो, ये इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं करके जाता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचते या बहुत मुश्किल से पहुंचते हैं। तो आपके पास अब देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। कह रहे हैं ऐसा सॉलिड जिसका गैप हमारे पास वैलेंस और कंडक्शन के दरमियान क्या हो, छोटा हो, स्मॉल हो। तो स्मॉल किसके दरमियान है, जीरो है कंडक्टर्स के दरमियान, स्मॉल है सेमीकंडक्टर्स के दरमियान। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी